विल पावर। उर्सिला, तुम विल पावर के पक्ष में बोलोगी? मैं भी पक्ष में बोल रहा हूँ। नहीं, मैं पक्ष में नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि उसके पास तुम्हारे जैसा तगड़ा वकील है, उसे मेरी जरूरत नहीं। यह मजाक क्यों? मजाक नहीं, मजाक ही तो था। उर्सिला ने अपनी विल पावर से क्या नहीं किया। ननिहाल की दया पर पली है, तब भी किसी की मर्जी न होते हुए भी कॉलेज में पढ़ रही है। फीस का बहुत बड़ा सवाल सामने आया था तो उसने स्कॉलरशिप लेकर उस सवाल का हल निकाल लिया था। फिर उर्सिला ऐसे क्यों कह रही है? कॉलेज का हॉल भरा हुआ है। डिबेट का एक पलड़ा भारी हो रहा है। विल पावर के पक्ष वाले बड़े उत्साह में हैं। उनके तर्क जवानी के गर्म लहू में भीगे हुए हैं और उनकी कसी हुई बाहें सीधे भविष्य के सीने को छूती हुई प्रतीत होती हैं। इकबाल सोच में पड़ा हुआ है। उर्सिला जानबूझकर एक उदास और हारे हुए पक्ष की ओर क्यों जा बैठी है? क्यों? परंतु उर्सिला का चेहरा उदास नहीं है, केवल गंभीर है। और स्टेज पर जाकर बोलने वाले हर किसी को सुनते हुए वह सुनने वालों की तालियों के साथ अपनी तालियां भी मिला रही है, मानो अपने पक्ष के विपरीत बोलने वालों को दाद दे रही हो। यह उर्सिला आज अपने विरुद्ध क्यों है? इकबाल ने कल लाइब्रेरी में बैठकर इंसान के मन की शक्ति पर कितने ही हवाले एकत्र किए थे। वे बारी बारी स्टेज पर सबके सब दोहरा रहा है, और फूलों से लदी हुई मेज के पास रखी हुई कुर्सियों पर बैठे तीनों जज उसे सुनते हुए अपने कागजों पर कुछ नोट ले रहे हैं, और सुनने वाले तालियों से हॉल की खामोशी को बार बार तोड़ रहे हैं। उर्सिला भी। हॉल में एक विश्वास सा फैल गया है कि आज की डिबेट का चमकता हुआ विजयी पक्ष इकबाल के हाथों को छूने वाला है। अब उर्सिला की बारी है। कमरे में खामोशी के साथ साथ एक संशय सा भी फैल गया है। ऐसा प्रतीत होता है मानो अचानक कमरे की तेज रोशनी मद्धम हो गई हो। उर्सिला की आवाज आ रही है, दीवारों से टकराकर गूंजती हुई नहीं, केवल कानों को छूकर हवा की तरह सरकती हुई सी। अभी यहाँ इसी जगह पर खड़े होकर जो भी बोलते रहे, वे मुझे जिंदगी के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह लगते रहे। उर्सिला आखिर क्या कहना चाहती है? इकबाल हैरान है। इस तरह खड़ी हुई है मानो अपने खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ी हो। पर उर्सिला उसकी ओर नहीं देख रही है, सामने शून्य में देख रही है। कह रही है, उन्होंने जो कुछ कहा सच है, परंतु पूरा सच नहीं, और अधूरा सच बहुत खतरनाक होता है। कमरे की हवा मानो अपनी सांस रोक कर खड़ी हो। उर्सिला कह रही है, दुनिया कितने देशों में बटी हुई है, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि दुनिया सिर्फ दो टुकड़ों में बटी हुई है। एक टुकड़ा वह है जो हुकूमत करता है, और दूसरा वह जिस पर हुकूमत की जाती है। उर्सिला किस ओर चल रही है? इकबाल को लगा मानो वह एक बंद गली की ओर जा रही हो। उर्सिला लफ्जों से कोई रास्ता खोजते हुए कह रही है, पर दोनों में से कोई स्वतंत्र नहीं है। देखने में केवल यह दिखाई देता है कि यह मालिक और गुलाम का रिश्ता है, जिसमें केवल गुलाम स्वतंत्र नहीं है, मालिक स्वतंत्र है। और यही मालिक की स्वतंत्रता अधूरा सच है। मालिक अपने गुलाम का सबसे अधिक मोहताज है, क्योंकि यह केवल गुलाम का अस्तित्व होता है जो उसे मालिक होने की हैसियत दे सकता है। अगर प्रजा ही न हो तो कोई बादशाह कैसे बने? इस तरह बादशाह सबसे अधिक प्रजा का मोहताज होता है। आवाज कानों को छूकर न जाने क्यों परे नहीं हो रही है। उसमें कुछ भारी सा है जो कानों से टकरा रहा है, कानों को मानो झिझोड़ रहा हो। जिस तरह स्वतंत्रता कई जगहों पर अपने होने का भ्रम नहीं डालती, पर कई जगहों पर अपने होने का भुलावा डालती है, उसी तरह विल पावर भी कई जगहों पर अपने होने का भ्रम पैदा करती है। इंसान को बदलने का, राजनीति को बदलने का। इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि भुलावा नहीं खाना चाहिए। हॉल में धीमी सी हंसी कुर्सियों के ऊपर से छलक गई और फिर झाग की तरह नीचे हो गई। उर्सिला कह रही है, दुनिया की एक बहुत प्यारी कविता है कि जो लोग दूर चमकती हुई रेत को पानी समझकर रेत में नहीं दौड़ते, वे जरूर बुद्धिमान होंगे। पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जो रेत में पानी का भ्रम खाते हैं और पानी की बूंद पीने के लिए सारी उम्र रेत पर दौड़ते रहते हैं। और उर्सिला किंचित हंसते हुए से स्वर में कह रही है, एक कवि का यह प्रणाम वास्तव में भ्रम को नहीं, मनुष्य की प्यास को है, और प्यास का दूसरा नाम जिंदगी है। हॉल में बैठे लोगों के चेहरे कुछ खिस से गए, जैसे वे सोच में पड़ गए हों। उर्सिला सहज से कह रही है, किसी सच्चाई के होने और दिखने के बीच एक फासला होता है जो अभी तक इंसान ने तय नहीं किया है। जैसे खंडहरों में से कई बार बीती हुई सभ्यता के चिन्ह मिल जाते हैं, उसी तरह दस्तावेज में कई बार इतिहास के बीते हुए सच के टुकड़े मिल जाते हैं।
और कल का विचार आज के विचार के आगे अचानक झूठा पड़ जाता है। देखा जाए तो यह धरती व्यवस्थाओं का एक लंबा इतिहास है। फूलों से लदी हुई मेज के पास कुर्सियों पर बैठे तीनों जज कुछ हैरान से उर्सिला की ओर देख रहे हैं। उनकी दृष्टि में कुछ बेचैनी सी भी है, पर उर्सिला का स्वर सहज है। हाँ, विल पावर कुछ इतना काम आती है कि इंसान अपने दर्द को अपनी जबान पर ला सकने की जगह अपने होठों से पोंछ सकता है, उसे अंदर अपने गले में उतार सकता है। इससे ज्यादा जो कुछ है वह प्यास की करामात है, पानी की नहीं। और प्यास को जगाए रखने के लिए उस जगह पर खड़े होना जरूरी है जो सच और झूठ के बीच में है, क्योंकि दुनिया के सब फैसले केवल वही खड़े होकर किए जा सकते हैं। विल पावर से कुछ बन सकने और बदल सकने का फैसला भी केवल वही खड़े होकर। हॉल में जो लोग बैठे हुए थे, उन सबको मानो किसी ने कुछ सुंघा दिया। इतना कि तारीफ के चिन्ह के रूप में ताली बजाने के लिए उठे हुए कुछ हाथ हवा में ही रह गए। उर्सिला सहज ही हंस पड़ी है, कह रही है, शायद अपने शब्दों में मैं बहुत अच्छी तरह नहीं कह सकती, इसलिए एक चेक कहानी सुनाती हूँ। कगलर नाम का एक आदमी था। कई हत्याएं कर चुका था। बहुत बदनाम था कगलर। हमेशा जासूस और पुलिस उसके पीछे लगे रहते थे। पर उसने जो 9वीं हत्या की थी, वह अपने बचाव के लिए एक पुलिसमैन पर गोली चलाई थी। वह पुलिसमैन भी मरते-मरते उस पर 7 गोलियां चला गया था, जिससे कगलर मर गया। खैर वह दूसरी दुनिया में पहुंचा, परलोक में, और 3 जजों की खास अदालत में हाजिर किया गया। सुनने वालों का कहानी से बंधा हुआ ध्यान जरा सा छिटक गया। स्टेज पर बैठे हुए जजों की ओर देखकर हवा जैसे मुस्कुराई हो, पर उर्सिला किसी के ध्यान को भटकने का मौका नहीं दे रही है। वह कह रही है, मेज पर उसी तरह की फाइलें थी जैसे हमारी दुनिया में हमारी अदालतों में होती हैं, कि फर्दिनांद कगलर बेरोजगार अमुक तारीख को जन्मा और अमुक तारीख। हाँ, उन फाइलों में उसकी मृत्यु की तारीख भी थी। मुख्य जज ने हमारी अदालतों के जजों की तरह ठंडी आवाज में पूछा, कगलर, तुम अपने आप को दोषी समझते हो या निर्दोष? कगलर ने कहा, निर्दोष। और जज की आज्ञा से उसकी गवाही मांगी गई। कमरे में गवाह आया। अजीबो-गरीब सूरत, बुजुर्ग, तने हुए कंधे, बड़े जलाल वाला चेहरा और शरीर पर पहने हुए नीले चोगे पर बहुत चमकदार सितारे जड़े हुए। कगलर हैरान होकर गवाह के जलाल को देखने लगा, और वह और भी हैरान हुआ क्योंकि तीनों जज उस गवाह के स्वागत के लिए उठकर खड़े हो गए। खैर जब गवाह कुर्सी पर बैठ गया, तब जज भी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर मुख्य जज कहने लगा, गवाह, तुम सब कुछ जानते हो, जाननहार, तुम परम सत्य हो, इसलिए तुम्हें सौगंध दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि तुम जो कुछ कहोगे सच कहोगे। इसलिए अब मुकदमे की कार्यवाही शुरू की जाती है। और मुख्य जज ने कगलर से कहा, अपराधी, तुम किसी भी बात से मुकरने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह गवाह सब कुछ जानता है। खैर जज ने ऐनक उतारी और आराम से कुर्सी की पीठ का सहारा लगाकर बैठ गया। वह जो गवाह था, उसने धीरे से कहना शुरू किया, यह कगलर बचपन से ही एक अक्खड़ लड़का था। अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, पर माँ काम में फंसी रहती थी और लड़का माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए दिनों दिन जिद्दी बनता गया। इतना कि एक बार उसके पिता ने इसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, तो इसने पिता के अंगूठे को बड़े जोर से दांतों से घायल कर दिया। और गवाह ने कगलर की ओर देखकर कहा, फिर तुमने पहली चोरी की, तुमने किसी के बगीचे से गुलाब का एक फूल चुराया। हाँ, मैंने एक लड़की इरमा के लिए फूल चुराया था, कगलर ने कहा। गवाह हंस सा पड़ा, कहने लगा, हाँ मुझे मालूम है। इरमा जब 7 बरस की थी, तुम्हें मालूम है इरमा के साथ क्या हुआ? कगलर चकित होकर गवाह की ओर देखने लगा। बोला, मैंने कई बार उसके बारे में सोचा, पर मुझे फिर पता ही नहीं चला कि इरमा कहाँ गई। गवाह ने बताया कि इरमा का एक रोगी आदमी से विवाह कर दिया गया था और दुखी होकर वह कुछ दिनों बाद मर गई थी। कगलर चकित होकर गवाह के मुख की ओर देखता रहा। एक जज ने कुछ बेसब्री से गवाह से कहा, ए खुदा, तुम सब कुछ जानते हो, पर यह सब ब्यौरा हमें नहीं चाहिए, तुम सिर्फ कगलर के गुनाहों की बात करो। सो कगलर ने जाना कि खुद खुदा उसका गवाह है। हॉल में बैठे हुए सारे लोग बुत से हो गए हैं, और जज भी। और उर्सिला की कहानी आगे बढ़ रही है। गवाह हंस सा दिया और बताने लगा कि कगलर की दोस्ती एक बूढ़े शराबी से हो गई, जो समय कुछ समय कगलर को खाना खिलाया करता था। कगलर से रहा न गया और बीच में ही बोल पड़ा,
पर उसकी लड़की मेरी का क्या हुआ? खुदा ने बताया, मेरी मुश्किल से 14 बरस की हुई थी जब जबरदस्ती उसकी शादी कर दी गई और 20वें बरस में वह मर गई। मृत्यु के समय तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कगलर ने बहुत उदास होकर खुदा से पूछा, मैं तो 14 बरस की उम्र में घर से भाग गया था। मेरी माँ का क्या हुआ? मेरी बहन का? मेरे बूढ़े बाप का? खुदा ने बताया, चिंताओं के कारण तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई और माँ की आंखें रो रो कर जाती रहीं। गरीबी के कारण तुम्हारी बहन का विवाह नहीं हो सका, इसलिए वह लोगों के कपड़े सीकर अपना निर्वाह करती है। मुख्य जज ने गंभीरता से टोका, ए खुदा, मुकदमे की कार्यवाही करनी चाहिए। यह बताओ कि अपराधी ने कितनी हत्याएं की? गवाह बताने लगा, इसने 9 हत्याएं की। पहली हत्या एक दंगे फिसाद में इसके हाथों अनजाने हो गई थी, जिसके लिए इसे जेल में डाला गया था। जेल में यह बहुत बिगड़ गया। बाहर आकर इसने दूसरी हत्या अपनी बेवफा प्रेमिका की। तीसरी चोरी करने के बाद उस बूढ़े आदमी की जिसके यहाँ इसने चोरी की। चौथी हत्या रात के एक पहरेदार की। पांचवी और छठी हत्या एक बूढ़े आदमी और उसकी औरत की, जिनके यहाँ चोरी करने से इसे केवल $16 मिले थे, जबकि उनके पास $20,000 थे। कगलर ने हैरान होकर पूछा, $20,000? वे कहाँ रखे हुए थे? खुदा ने बताया, उसी चटाई में जिस पर वे सोए हुए थे, और कहा, सातवीं हत्या इसने अमेरिका में अपने एक हमवतन की थी, और आठवीं एक रास्ता चलते आदमी की जो पुलिस से भागते हुए इसके रास्ते में आ गया था, और नौवीं हत्या उस पुलिस वाले की जिसने इस पर गोलियां चलाई और इसने उस पर। अपराधी ने इतनी हत्याएं क्यों की? एक जज ने पूछा। फिर खुदा कगलर की ओर देखकर कहने लगा, कुछ पैसों के लिए, कुछ गुस्से में आकर, कुछ अचानक हो गई। खैर यह उदार हृदय भी बहुत था। समय समय पर लोगों की सहायता भी कर दिया करता था। बड़े कोमल स्वभाव का था, इसलिए स्त्रियों के साथ इसका व्यवहार बड़ा अच्छा था। यह इरादे का पक्का था, किसी से जो कहता था सदा। एक जज ने खुदा को टोक दिया कि इस विवरण की आवश्यकता नहीं है। फिर तीनों जज कगलर की फाइल पर गौर करने के लिए बराबर के कमरे में चले गए। अब कगलर और खुदा कमरे में अकेले रह गए। तो कगलर ने हैरान होकर खुदा से कहा कि मेरा ख्याल था कि इस दूसरी दुनिया के सारे फैसले तुम खुद करते होगे, पर यहाँ भी यही लोग फैसले करते हैं, क्यों? और खुदा कुछ उदास होकर कहने लगा, हाँ, इंसानों के फैसले इंसान ही कर सकते हैं। मैं पूरा सच जानता हूँ, और जब पूरा सच जान लिया जाता है तब किसी के गुण अवगुण का फैसला नहीं किया जा सकता। ये इंसान अधूरा सच जानते हैं, इसलिए ये ऐसा फैसला कर सकते हैं। उर्सिला ने एक ठंडी सांस ली, इतनी ठंडी कि एक हल्का सा कंपन पूरे कमरे में फैल गया। वह कह रही है, हम सब अधूरे सच के ही योग्य हैं। हम सब अधूरे सच के ही लायक हैं। इच्छा शक्ति से दुनिया बदल सकते हैं, यह एक मोहक भ्रम है, जिसे केवल भुलावे से ही स्थापित रखा जा सकता है। मैं यह बिल्कुल नहीं कहती कि आदमी को भ्रम नहीं खाना चाहिए, आदमी को भ्रम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भ्रमों के बिना जिंदगी को जिया नहीं जा सकता। केवल यह कहना चाहती हूँ कि इन भ्रमों को अंतिम सच कह देना मनुष्य की कोई जीत नहीं है। और उर्सिला स्टेज से उतर रही है। हॉल में उपस्थित सभी जन हाथ हिलाना भी भूल गए हैं और कुर्सियों से उठना भी। 3 कुर्सियों पर बैठे हुए 3 जज मानो घड़ी भर के लिए कुर्सियों का अस्तित्व ही भूल गए हों। एक ने दाईं आंख के पास आए पानी को धीरे से उंगली से पोंछा है और जिंदगी का तकाजा अचानक अस्तित्व में आ गया है। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा है। जजों ने एक दूसरे की ओर देखा है, फिर उनमें से एक ने उठकर स्टेज से परे जाती हुई उर्सिला का नाम पुकारा है।